माशी सूरत हाल के ऊपर एक हाई पावर्ड कमेटी वो बनाना चाहते हैं, अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर कर रहे हैं। राना साहब ये वाली जरा बात तो बता दें, फिर मैं जाऊँ शौकत यूसुफजई साहब के पास। ये क्या खबर है कि मुआशी टीम में बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं और एक ऐसी कमेटी बनाई जा रही है इसहाक डार साहब की सरबराही में, जिसके पास ज्यादा इख्तियारात उनके पास होंगे फैसले करने के, मुआशी फैसले करने की। ये क्या कहानी है? अभी भी प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो बहुत सारी कमेटीज फॉर्म करते हैं जिसमें जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स होते हैं वो भी होते हैं, और वो स्पेसिफिक फिर अगर कोई इशू हो तो उसको टारगेट करके रिजॉल्व करते हैं। तो ये इस तरह की कमेटीज के साथ तो प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत अरसे से मामला चला रहे हैं। उसमें होता ये कि कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाती है, एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच आ जाती है। मुआशी टीम में तब्दीलियों की बातें सुन रहे हैं। नहीं, तब्दीली का देखें, ये तो कमेटी बन रही है ना जो चीजों को कंट्रोल करेगी। आप वज़ीर खजाना से लेकर क्या इसहाक डार साहब को देने? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, मैं आपको बताता हूँ, रोल तो आ जाएगा ना? वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, जो इसहाक डार साहब हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, और वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के क्या इख्तियारात होते हैं? जो उनको टास्क दें प्राइम मिनिस्टर, असाइन कर दें एक कमेटी को, उसके टीआरस बना दें तो वो इख्तियारात हो जाते हैं। वो तो किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो ऑलरेडी इसका मतलब उनके पास इख्तियारात नहीं है, वो इख्तियारात तो तफवीज किए जाएंगे ना। नहीं, ये देखिए आप इसको मिक्स करें। एक मिनट मरवत साहब, देखिए बात ये है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होने से तो उसका कोई, अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर लेने दें। देखिए बात ये होता है, कोई स्पेसिफिक अगर इशू है कि अगर टैक्स रेट जो है बहुत ज्यादा है उसको आपने कम करना है, तो उसके ऊपर कमेटी बन जाती है। अब लाजिम नहीं है कि उस कमेटी को फाइनेंस मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर और भी दीगर मामलात होंगे, तो उसके अंदर आप उसको हो सकता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हेड कर लें। तो इस तरह स्पेसिफिक टास्क के लिए प्राइम मिनिस्टर कमेटीज बनाते रहते हैं। तो अगर माशी सूरत हाल के ऊपर एक हाई पावर्ड कमेटी वो बनाना चाहते हैं, और ये खाली ऐसे नहीं होगा कि ये कमेटी, अगर मिसाल के तौर पर अभी तो कोई फाइनल कोई इस पर बातचीत या कोई नतीजा नहीं है, अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर कर रहे हैं तो इसकी सब कमेटीज हो सकता है कि अपने सब्जेक्ट की फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करें। लेकिन आपको ये पता ना, इसमें मरवा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं ना कि पहले 5 महीने में अपने टारगेट्स जो हैं वो हमने अचीव नहीं किए, एक्सपोर्ट्स का भी, इंपोर्ट का भी, एफडीआई का भी, और भी काफी सारे मामला। तो उन्हीं पर ये जो शॉर्टफॉल रहे हैं, रेवेन्यू का भी शॉर्टफॉल है 350 अरब का, इन्हीं के लिए अगर कमेटी बनाई जा रही है तो इसका मतलब है ये पहले इख्तियारात वज़ीर खजाना के पास थे इन मामलों को देखने का। अब एक कमेटी के पास आ जाएंगे तो फिर पावर जो है वो तो शिफ्ट हुई ना। मैं आपको यही बता रहा हूं ना कि अगर मिसाल के तौर पे वजीर खजाना साहब या एफबीआर का टारगेट था रेवेन्यू का, और वो नहीं मीट हुआ क्योंकि आपने अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद किया हुआ है, वहां तजारत नहीं हो रही क्योंकि आपकी एक नेशनल पॉलिसी है, तो ये उनके इख्तियार से तो वैसी बाहर बात चलेगी ना, एक इम्पैक्ट आ गया। इसी तरह बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सूबों से रिलेटेड होते हैं, जो जिलों से रिलेटेड होते हैं, कोई पोर्ट से रिलेटेड होता है, तो वो आप एक ऐसी कमेटी बनाते हैं जिसमें होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच आ जाती है। हो सकता है ऐसी कमेटीज हों जिसमें चीफ सेक्रेटरीज भी मौजूद हों, कि एक होलसम अप्रोच आए और उसमें कोऑर्डिनेशन के मामला जो हैं वो दूर हो जाए। उसमें वज़ीर खजाना के इख्तियारात कम नहीं होंगे। नहीं, देखिए वज़ीर खजाना ने तो अपना काम करना ही करना है, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन हो जाएगी और सारी, तो ये कमेटीज तो मैं आपको बता रहा हूं इसहाक डार साहब के माजी के तजर्बात जो हैं, या तजर्बा उनका एक जो एक्सपीरियंस है उससे फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। अभी तो कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, ज़ेरे गौर तो है, ज़ेरे गौर तो है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो फॉर्मेट है कमेटीज बनाने का और उसके अंदर काम कराने का, उसकी मेजर वजह कोऑर्डिनेशन होती है इंटर मिनिस्टीरियल और आपकी वफाक और सूबों के साथ, ताकि वो चीजें आगे बढ़े। सही है, लेकिन कोई अनहोनी बात नहीं है। वज़ीर खजाना यानी जाहिर है इसहाक डार साहब ये इख्तियारात चाहते थे ना कि उनके पास उनका रोल रहे वज़ारत खजाना में, ऐसा लगता है कि वो रोल अब देने की कोशिश किया। मैं आपको एक इतला अर्ज करूँ, वो ये है कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जब इसहाक डार साहब लगे ना, उस वक्त तो मैं पार्टी में था, तो कानून में, आईन में कोई मनसब नहीं है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इसलिए मैंने पूछा ना क्या इख्तियारात होते हैं। अच्छा, मैं आपको अर्ज करूँ ना, अब राना साहब खुद एक आइन के तहत ये मनासिब प्रोवाइडेड है, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, या फेडरल कैबिनेट मिनिस्टर, या गवर्नर, या सदर पाकिस्तान, ये सारी आइनी मनासिब है, या प्राइम मिनिस्टर। आइन में कहीं पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जिक्र नहीं है। यानी ये इस तरह है, हालांकि ये बड़ा अच्छा मौका था ना 26वीं और 27वीं तरमीम में डाल देते। और ये भी है, अगर आप खुद अपने थे किसी को मैंने इसको चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये जो है इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दें। वो रिट मेरी एडमिट हुई, नोटिस हुआ, और अभी मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड है कि हियरिंग इसी जनवरी में होगी। असल में ये इस तरह है जैसे कोई और आपने किसी को जो है नवाजना है ना, तो उसको आप डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दे। देखिए हम आइन और कानून के ताबे,
मुल्क होना चाहिए। ऐसा कोई मनसब हो ही नहीं सकता है जो आईन में नहीं है और आपने किसी को बिठा दिया। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर बताते खुद एक बहुत बड़ा दफ्तर है, एजाज ही होता है बेसिकली। आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं इसके कोई फंक्शन तो तब होंगे जब ओहदा होगा, जब ओहदा ही नहीं है। अब आपने शौकत यूसुफ जी साहब सवाल उठाया था बुनियादी तौर पे कि मईशत का बुरा हाल है, तो आपने ये कैसे ये फतवा दे दिया कि मईशत का बुरा हाल है? देखिए, एक तो जब आपके साथ प्रोग्राम होना तो आपके साथ ही बैठना पड़ता है, फिर भूल जाते हैं। आप आज यहीं आया करें इस्लामाबाद हमारे। देखिए, पहली बात यह है ना कि मईशत का बुरा हाल इसलिए है जी कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है? ये जब रिलीफ न मिला हो ना तो इससे जाहिर होता है कि आप मुल्क की मईशत दुरुस्त नहीं है। वैसे भी आप देखें, जब 10 रुपए का इन्होंने रिलीफ दिया पेट्रोल के मद में, तो 10 रुपए से एलएनजी गैस महंगी कर दी, तो इसका बराबर कर दिया। अवाम के को देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। अब देखें ना, जब आपके एक्सपोर्ट खत्म हो रही है, आपके 144 के करीब आपके टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई और सबसे ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट ही टेक्सटाइल के अंदर है, तो किसान अलग रो रहा है। किसानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो भी कोई अच्छा वो नहीं है। फिर अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो गंदम आती थी पंजाब से, वो भी शायद बैन हो गई, बंद कर दिया है, और चोरी छुपे लाई जा रही है। तो वो आज मैं देख रहा था तो रोटी 50 रुपए पे चली गई। तो ये जो हालात होते हैं ना, ये हालात हमें बताते हैं। ये देखें, एक तो हुकूमत की तरफ से दावे होते हैं ना, आपने जो बता दिया कि जी हमने 22,000 अरब पे 22 अरब पे हमने पहुंचा दिया है अपना क्या कहते हैं वो रिजर्व। तो हमारे दौर में 16.2 बिलियन डॉलर रिजर्व थे, आज 22 है। तो 22 क्यों है? उसमें 12.5 तो उनके दोस्त ममालिक के हैं, और कोई 6.5 बिलियन के करीब जो है ना उसके हैं, बैंकों के हैं। इनके पास तो मुश्किल से 2-2.5 बिलियन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो दावे करते हैं ना, इन्होंने उसके ऊपर 36,000 अरब का कर्जा भी चढ़ा दिया मुल्क के ऊपर और मजीद, तो अवाम को देने के लिए इनके पास फिर भी कुछ नहीं है। तो जो हुकूमत होती है ना, जब उनके पास कुछ होता है तो वो अवाम को ट्रिकल डाउन होता है, वो अवाम को रिलीफ महसूस हो जाता है। आज मेरे भाई बता देना कि क्या ये तो कहते हैं सिंगल डिजिट पे आ गई, पता नहीं कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, आज आप महंगाई में इजाफा नहीं कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि जी 2 महीने पहले जो था अब उस तरह उससे ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ी है। लेकिन मैं रिसेंटली वो सर्वे पढ़ रहा था, उसमें तकरीबन महंगाई के अंदर फिर थोड़ा सा इजाफा हुआ है। तो रिलीफ तो कोई मिला ही नहीं आवाम को। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो माशी सेक्टर है ये इनका फेल हो चुका है, और आपके जितने इसीलिए तो शायद टीम को एक्सपैंड किया जा रहा है ना। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, अब बहुत देर हो चुकी है।